हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल हेमंत क्लास में स्वागत है। आज हम लोग जो है दो कॉन्सेप्ट को लेकर के जो है बात करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जब जो है बारिश होती है तो आसमान में क्या होता है, लाइटिंग भी रहती है और जो है आवाज भी आती है गड़गड़ाहट की। तो लेकिन पहले हमें चमक दिखाई देती है, बाद में आवाज सुनाई देती है। इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। उसके बाद जब हम टीवी देखते हैं तो टीवी में जो मूवी चल रही होती है, जो उसका पिक्चर और साउंड दोनों एक साथ में कैसे आता है, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग जो है ज्योग्राफी और जो है अपना फिजिक्स का कॉन्सेप्ट मिला करके जो है अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे इसको कि ऐसा क्यों होता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास कर दीजिए शेयर, ताकि उनको ये इंफॉर्मेशन जो है मिल सके। वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, इसमें हम लोग दो कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे, एक है प्रकाश और एक है ध्वनि। तो समझते हैं प्रकाश क्या होता है और ध्वनि क्या होता है। तो प्रकाश और ध्वनि बेसिकली क्या है, दोनों किस रूप में चलते हैं, दोनों तरंग के रूप में चलते हैं। प्रकाश में कण का भी गुण पाया जाता है। प्रकाश में दो तरीके का गुण पाया जाता है, एक कण का भी रहता है, एक तरंग का भी रहता है। और ध्वनि क्या होता है, ध्वनि तरंगों के रूप में चलती है। तो कहने का मतलब दोनों में एक बात कॉमन है कि दोनों क्या है, तरंग के रूप में चलती है। प्रकाश भी एक तरंग है और ध्वनि भी एक तरंग है। अब ध्वनि किस तरीके की तरंग है, ध्वनि जो है अनुदैर्ध्य तरंग है, अनुदैर्ध्य। और जो है प्रकाश जो होता है अनुप्रस्थ है। अब अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ होता क्या है, अनुप्रस्थ उसको बोलते हैं जब तरंग चलती है तो जिस दिशा में चलती है, माध्यम के कण अगर उसके लंबवत है तो इसका मतलब उसको बोला जाएगा अनुप्रस्थ तरंगे। और जो अनुदैर्ध्य होता है उसमें जिस दिशा में तरंग चलती है, कण भी उसी दिशा में चलते हैं, तो उसको बोला जाता है अनुदैर्ध्य तरंगे। अब ये यहां से ये डिफाइन हो गया कि प्रकाश और ध्वनि जो है ये तरंगों के रूप में चलते हैं। ध्वनि बेसिकली अनुदैर्ध्य होती है, जबकि जो प्रकाश होता है वो अनुप्रस्थ होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो प्रकाश रहता है, प्रकाश जो रहता है इसके लिए हमें किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। प्रकाश जो है निर्वात में चल सकता है। इसका एग्जाम्पल हम अगर सन से समझना चाहें तो सूर्य से आने वाला प्रकाश धरती पर अगर पहुंचता है, इसका क्या रीजन है, इसका रीजन ये सूर्य। देखिए, यहां पर हम लोग कुछ ज्योग्राफी वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे इसको समझाने के लिए। जैसे आप लोग जानते होंगे परतों को कितने भागों में बांटा गया, वायुमंडल की परतों को तो 5 भागों में बांटा गया है, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। 5 है, जिसको बोलते हैं क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल। इसके बाद फिर है समताप मंडल, इसके बाद है मध्य मंडल, और इसके बाद है आयन मंडल, और इसके बाद है बाह्य मंडल, जिसको बहिर्मंडल भी बोला जाता है, बाह्य मंडल। तो 5 तरीके के मंडल पाए जाते हैं। ये जो है इनका विस्तार अगर देखा जाए तो 1000 किलोमीटर तक रहता है। इनका विस्तार जो है 1000 किलोमीटर तक है अगर धरती से देखा जाए तो। ये 1000 किलोमीटर तक ही तो है। पृथ्वी की त्रिज्या अगर माना जाता है तो कितना रहता है, 6400 किलोमीटर होता है। ये 1000 तो है। कहने का मतलब जितना भी कण या फिर ठोस द्रव, कण में क्या आ जाएगा, ठोस द्रव गैस, ये जितने भी पार्टिकल रहते हैं ये सब वायुमंडल तक ही सीमित रहते हैं। इसके बाद फिर पूरा क्या है, निर्वात। लेकिन सूर्य का प्रकाश आ रहा है, इससे हम लोग समझ सकते हैं कि प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती है। यहां से एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि जो है प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती है। वही ध्वनि का है, अनुदैर्ध्य है। अनुदैर्ध्य का उसमें माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा में होते हैं। कहने का मतलब वो कुछ इस तरीके से वाइब्रेशन के थ्रू जाता है। जैसे जो हम बोल रहे हैं वो क्या रहता है, जो रिसीवर होता है, जो सुनने वाला होता है, वहां पर क्या रहता है, डस्ट के पार्टिकल रहते हैं, हवा के कण रहते हैं, वो एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं, जिसके कारण हमें ध्वनि सुनाई देती है। तो ध्वनि जो है ये अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। ये ठोस द्रव गैस तीनों में उत्पन्न होती है और ध्वनि के लिए मीडियम की जरूरत होती है। बिना माध्यम के ध्वनि नहीं उत्पन्न होती है। तो ध्वनि के लिए हमें क्या चाहिए, माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। बिना माध्यम के ध्वनि उत्पन्न नहीं, ध्वनि नहीं ट्रेवल कर सकती है।
तो यहाँ से दो अंतर देख लिए। अब समझ गए कि प्रकाश निर्वात में कैसे चल सकता है, एग्जाम्पल के माध्यम से बता दिए, ध्वनि भी बता दिए इन दोनों में, और ये कैसे हैं, दोनों तरंगे ही हैं। अब इसके बाद अगर देखा जाए प्रकाश जो है, अगर इसके और गुण के बारे में बात किया जाए तो प्रकाश क्या रहता है। देखो प्रकाश जो है सीधी रेखा में चलता है, सन से तो प्रकाश सीधी रेखा में आता है, लेकिन यहाँ के जो पार्टिकल होते हैं उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसके डायरेक्शन को चेंज कर देते, कहने का मतलब उसका कुछ प्रकीर्णन स्कैटरिंग कर देते हैं, इसको भी हम लोग समझेंगे। तो कहने का मतलब प्रकाश जो है बेसिकली सीधा चलता है, और प्रकाश जो है एक तरीके की एनर्जी माना जाता है। कौन सी एनर्जी माना जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा माना जाता है इसको। अगर देखा जाए तो प्रकाश कुछ इस तरीके से चलता है, अगर प्रकाश का वेग ये है तो इसके परपेंडिकुलर होगा विद्युत क्षेत्र और इसके परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र होगा, उसके परपेंडिकुलर होगा चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, और ये क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा, और ये क्या हो जाएगा, प्रकाश के तरंग की दिशा हो जाएगा। तो कहने का मतलब प्रकाश अगर इस दिशा में चलता है तो विद्युत के जो पार्टिकल रहते हैं इधर और इधर, मतलब दो गुण होता है इसमें, चुंबक का भी गुण रहता है, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र के परपेंडिकुलर होते हैं जो है। बस जो है यहाँ से हमें इतना ध्यान रखना है, बाकी इसका प्रूवमेंट भी है कैसे ही रहता है, बस हमें इतना समझना है यहाँ से कि तरंग जो है, प्रकाश तरंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में चलती है, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलती है। तो यहाँ से ये भी क्लियर हो गया कि प्रकाश जो है किस तरीके से चलता है। ध्वनि के बारे में देखें तो ध्वनि के संचरण के लिए मीडियम की जरूरत होती है। ध्वनि भी एक तरीके का हम मान सकते हैं एनर्जी का ही पार्ट है, ऊर्जा के पार्ट है, और जिसके कारण जो है हमारे कानों पर जो है अगर देखा जाए एक श्रवण क्षमता विकसित होती है, तो वो ध्वनि के कारण ही रहता है। जैसे प्रकाश हमारी आंखों को संवेदित करता है, इसी तरीके से जो ध्वनि होती है वो हमारे कानों को संवेदना प्रदान करता है, जिसके कारण हमें कोई वस्तु कोई ध्वनि सुनाई देती है। तो यहां से इन दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसके बाद फिर अगर देखा जाए जो प्रकाश की चाल होती है वो 332 भी माना जाता है मीटर पर सेकेंड। तो जनरली 330 मीटर पर सेकेंड, 330 जो प्रकाश की चाल होती है वो कितना होता है, 3.0 गुणे 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड होती है। और वही जो ध्वनि की चाल होती है उसको 330 मीटर पर सेकंड या फिर 332 मीटर पर सेकंड माना जाता है। तो यहां से देख सकते हैं कि जो है प्रकाश की चाल क्या है, 3.0 गुणे 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड, जबकि जो ध्वनि की चाल है वो 332 मीटर पर सेकंड है। प्रकाश की चाल ज्यादा है, ध्वनि की चाल जो है कम है। और जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं वो कहां पर होती हैं, वो क्षोभ मंडल के थ्रू होती है। क्षोभ मंडल में ही होते हैं, 0 से मान सकते हैं 18 किलोमीटर ऊंचाई तक, 18 किलोमीटर ऊंचाई तक जो है क्षोभ मंडल का विस्तार पाया जाता है। जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं सब क्षोभ मंडल में रहता है। तो जब क्षोभ मंडल में बादल का निर्माण होता है और पानी बरसता है, उसके साथ गड़गड़ाहट होती है। मीडियम तो दोनों में सेम ही रहेगा क्योंकि एक ही जगह से जनरेट हुई है, प्रकाश और जो है ध्वनि। लेकिन अब देखा जाए ध्वनि की चाल जो है कम होती है और प्रकाश की चाल ज्यादा होती है। तो यही रीजन है कि प्रकाश पहले दिखाई देता है और बाद में जो है आवाज सुनाई देती है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि जो है प्रकाश पहले क्यों दिखाई देता है, क्योंकि उसकी चाल ज्यादा होती है और जो है ध्वनि की चाल कम होती है, और इस कारण से जो है ध्वनि बाद में सुनाई देती है, गड़गड़ाहट की आवाज, और जो है चमकने की आवाज जो प्रकाश रहता है वो जल्दी दिखाई देता है। दोनों एक ही जगह से जनरेट हुई है, दोनों की घटना क्षोभ मंडल में हो रही है। तो यहां से ये कॉन्सेप्ट अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो है क्यों पहले प्रकाश दिखाई देता है, क्यों ध्वनि बाद में आवाज सुनाई पड़ती है। अब इसके बाद फिर हम लोग जो है दूसरे कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे कि जब ऐसा इसमें होता है तो क्या रीजन है कि टीवी पर चित्र और आवाज दोनों साथ साथ में मतलब आता है। दोनों को साथ में नहीं आना चाहिए ना, प्रकाश पहले दिखना चाहिए, चित्र पहले, बाद में आवाज आनी चाहिए। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं। तो हम लोग जो है इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट के लिए पहले हमें जो है देखना पड़ेगा जो मंडल के बारे में। तो पहला भी बताया क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल
इसके बाद फिर दूसरा है समताप मंडल, और इसके बाद है मध्य मंडल, इसके बाद फिर आयन मंडल है, और बाद में इसके बाद क्या है, बाह्य मंडल है, एक्सोस्फीयर है। तो यहां से जैसे क्या है, पहले हम रेडियो को लेते हैं। जैसे रेडियो रहता है, अब टीवी ज्यादा प्रचलन में है, पहले रेडियो सुना जाता था ज्यादातर। तो अगर हम एक रेडियो को लेते हैं, मान लो कोई रेडियो है, इस तरीके से इसका तार है, यहां से ये प्रसारण हो रहा है। अब ये इसका जो टावर रहता है, जो जितने भी हम लोगों की आवाज रहती है, वो कहां पर जो है इकट्ठा रहती है, वो इकट्ठा रहती है आयन मंडल में। जितनी भी हम लोग जो इसको आवाज दिया जाता है, जो इसकी साउंड रहती है, जो है अगर लिया जाए रेडियो की, तो इसको जो है ये कहां तक जो है जाती है, ये क्षोभ मंडल को क्रॉस करके समताप मंडल को, मध्य मंडल को, आयन मंडल में जाती है। और आयन मंडल में ही क्या लगाया जाता है, जो टावर रहता है वो आयन मंडल में ही लगाया जाता है। जहां से ये ध्वनि जाती है, और ध्वनि जाती है तो आयन मंडल में क्या होता है, ये ध्वनि इकट्ठा होती है। और उसके बाद फिर यहाँ पर जो सैटेलाइट लगाए जाते हैं, इसके द्वारा जो है इसको जो रिसीवर रहता है, जहां पर श्रोता रहता है, सुनने वाला, वहां तक यही आवाज जो है प्रसारित होकर के यहाँ तक छोड़ी जाती है। और इस कारण से हमें एक रेडियो की आवाज जो है सुनाई देती है। अब इसके बीच के क्षेत्र को बोलते हैं स्किप जोन। यहाँ पर आवाज नहीं सुनाई देती, जहां पर रेडियो रखा गया है, जहां से प्रसारण हो रहा है वहां, और ये इसके बीच के क्षेत्र को रेडियो क्षेत्र, वहां से जो हम बैठे मिला दे बीच की दूरी को स्किप जोन बोला जाता है। यहाँ पर आवाज नहीं रहती है, ये आवाज जाती है आयन मंडल में, और वहां पर टावर लगे होते हैं, और वो उसको रिसीव करके वो उसको एब्जॉर्ब करके रिसीवर तक पहुंचाते हैं, और हमें रेडियो की आवाज सुनाई देती है। ये रहता है आवाज के लिए। तो आवाज के लिए कौन सा मंडल जो है, अगर देखा जाए ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल रखता है, तो आयन मंडल। आयन मंडल में जितनी भी वर्ड को हम बोलते हैं वहां पर जाकर इकट्ठा रहता है, और उसको जो है नीचे बस जो है सैटेलाइट के थ्रू उसको ट्रांसफर किया जाता है, और हमें जो है आवाज सुनाई देती है। ठीक है, यही रीजन मोबाइल में भी होता है, हम लोग सुनते हैं तो इसका मतलब जो है वो आवाज जो है उसका कनेक्शन जो है आयन मंडल से रहता है, वहां पर सैटेलाइट वगैरह लगाए जाते हैं, और उसके कारण फिर जो है मतलब हमें ध्वनि सुनाई देती है। तो यहां से ये समझ गए। इसके बाद फिर हम लोग ये देखते हैं कि ये ध्वनि वाला हो गया। तो जैसे ये रहता है प्रकाश, अब यहाँ से साउंड के लिए तो ठीक है, मतलब जैसे जहां से प्रसारण हो रहा है पिक्चर या टीवी का, वहां से तो दोनों को साथ नहीं छोड़ा गया, मतलब आवाज भी और पिक्चर भी। अब लेकिन दोनों की चाल अलग अलग है, तो बदल जाना चाहिए। देखिए ये तो यहां तक जाएगा, इसके बाद ये नहीं जा सकता है ध्वनि, क्योंकि ध्वनि के लिए वायुमंडल में ध्वनि नहीं जाएगा, आयन मंडल तक ही जाएगा, क्योंकि कुछ इसमें आयंस रहेंगे। और इसके बाद फिर धीरे धीरे क्या वैक्यूम क्रिएट होने लगता है, तो ध्वनि नहीं जा पाएगा, क्योंकि ध्वनि के लिए मीडियम की जरूरत होती है, तो ध्वनि यहीं तक जाता है। लेकिन जो प्रकाश रहता है, प्रकाश जो है वो वायुमंडल तक भी जाता है, और वहां पर वायुमंडल में भी IRS सैटेलाइट लगाए जाते हैं, जो कि हमारे पूरे जो है भारत पर नजर रखते हैं कि क्या क्या गतिविधियां हो सकती हैं इस तरीके से। तो IRS सैटेलाइट जो है वायुमंडल में लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो है प्रकाश यहाँ पर जाता है IRS सीमा तक, वायुमंडल तक, उसके बाद फिर वो रिसीवर तक रिसीव होता है। अब देखो यहाँ से तो इन दोनों में गैपिंग हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं किया जाता है। देखो जब हम ट्रांसमिट करते हैं तो कैसे करते हैं, यहाँ पर जो रहता है, जो ध्वनि है और जो प्रकाश है, दोनों को मिला करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में कर देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में। जो ध्वनि रहता है प्रकाश, दोनों को मिला करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्रिएट किया जाता है। और उसके बाद फिर अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गई तो यहाँ पर नहीं जाएगी, ये जो साउंड यहाँ पर ध्वनि आयन मंडल तक की जा रहा था, ये इसके साथ साथ में जाएगा, और यहाँ पर वायुमंडल में जहाँ पर IRS रहता है, वहां से जो है ये रिसीवर तक एक साथ रिसीव हो जाएगा, और हमें पिक्चर और जो है ध्वनि दोनों साथ में सुनाई देती है। तो ये रीजन होता है कि अगर हम टीवी देखते हैं तो पिक्चर और जो है जो साउंड रहता है वो सुनाई देता है,
उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। यहाँ पर थोड़ा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट लगा है, ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट लगा है, तो दोनों को यूज करके जो है आपको समझने में मदद मिली होगी। तो उम्मीद करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आता है ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को जो है नई नई इंटरेस्टिंग चीजें सीखने को मिलेगा, जो आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं उस तरीके से जो है आप लोगों को सीखने को मिलेगा। जितना भी ज्योग्राफी और फिजिक्स का कॉन्सेप्ट बन सकता है उस तरीके से हम लोग देखेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।